गुड मॉर्निंग बच्चों हम सामने सैम्पल पेपर मैंने आपका पूरा सोल्व कर दिया है। ये प्रैक्टिस पेपर 1 है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से इशू हुआ है। ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा पूरा पेपर जो मैंने सॉल्व किया वो होगा। ओके बच्चों, आप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सैम्पल पेपर ठीक लगेगा। अगर ये आपको अच्छा लगा सैम्पल पेपर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। बच्चों ये आपके सामने है क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर नहीं ये सैम्पल पेपर है जो कि किसने इशू किया है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से इशू हुआ है ये बच्चे पेपर। इसको ध्यान रखना कि पेपर जी कहाँ से इशू हुआ है, दिल्ली से, ठीक है। और ये सैम्पल पेपर है 2025 के लिए जो आपने पेपर देने हैं आपने अभी, ठीक है। और ये मैं आपको पूरा सॉल्व करूँगा, साइंस का पेपर है, साइंस का पूरा पेपर मैं आपके सामने अभी सॉल्व करूँगा। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस पेपर जो है किसने इशू किया है, दिल्ली में इशू हुआ है ये पेपर, ठीक है। जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उन्होंने इशू किया है ये पेपर। तो मैं शुरू करता हूँ आपके सामने ये सैम्पल पेपर जो इन्होंने इशू किया है। ये पेपर जो मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब सेक्शन ए है हमारे पास, ठीक है। सेक्शन ए में क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो आपके सामने मैं पढ़ लेता हूँ अभी। देखो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फेल फॉर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल बिकॉज, जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था। फेल वर्ड लिखा है उन्होंने, बड़े ध्यान से देखना, इन्होंने फेल वर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये फेल वर्ड लिखा है इन्होंने। फेल क्यों हो गया था, फॉर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल्स, ठीक है, इसके लिए ये फेल हो गया था, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर क्या है, किसके कारण फेल हुआ था ये फेल हुआ था। इसका आंसर है, मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ जो आंसर होगा। आंसर है, देखो ये है, ओ सॉरी ये पूरा कर दिया मैंने, मार्क गलत कर दिए। तो हाँ, आंसर है ये डी ऑप्शन जो है आंसर है इसका। इम्पैक्ट ऑफ पैरामीटर बिटवीन द अल्फा पार्टिकल सोर्स न्यूक्लियस। इम्पैक्ट पैरामीटर्स जो थे इनके कारण जो है ये जो स्कैटरिंग का जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, फेल फॉर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल्स के लिए फेल हुआ था, ठीक है। ये इसकी डिटेल जो है आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इम्पैक्ट पैरामीटर के कारण क्यों, बिटवीन द अल्फा पार्टिकल सोर्स न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसका आंसर है, पहला आंसर है, ठीक है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट फेल फॉर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल बिकॉज द इम्पैक्ट पैरामीटर्स बिटवीन द अल्फा पार्टिकल सोर्स न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू न्यूक्लियस टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो है थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने 9 के सैम्पल पेपर में, कोई बात नहीं, इसका आंसर यही है, आप मार्क कर लीजिए सब बच्चे। चलो इसका एक और क्वेश्चन डाला इन्होंने चॉइस दी है। इस क्वेश्चन में क्या चॉइस दी है मैं बताता हूँ भी आपको। इन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल है, एक मिनट जो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा मार्क करते हैं। हाँ, जो अल्फा पार्टिकल है उसको सिंबल क्या है, अल्फा पार्टिकल का सिंबल है He, हीलियम का 2+, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, बस खाली एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, डबली चार्ज हीलियम एटम, ठीक है। ये वही है डबली चार्ज हीलियम एटम। तो देखते हो ऑप्शन में He2+ कहाँ लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें हमारा आंसर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर है। तो अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल्स आर He2+ है, ठीक है, He2+, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मैंने पूरी तरह सॉल्व किया हुआ है। इस पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ इसकी। क्वेश्चन है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है। उषा क्या करती है, स्विम करती है कहाँ पर, पूल में, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है जो कि 90 मीटर क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, 90 मीटर क्या है, लॉन्ग है। और शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट
गेटिंग आइदर वे, मीनिंग के 190 मीटर तो जो लॉन्ग है ये 180 कैसे बनेगा, 90 प्लस 90 180 होते ना। देखो इसने आने के लिए पूरा कवर किया और डिस्टेंस और जाने के लिए भी, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया 180 मीटर, ठीक है। मगर इन्होंने हमसे स्पीड नहीं पूछी, इन्होंने हमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में बच्चों हम डिस्टेंस नहीं लेते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। चलो बच्चों हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्क्रीन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा भी। बच्चों ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ। देखो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना था इसमें, हमें निकालना था इसमें एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हमें निकालनी थी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें हम एक कहा गया था क्वेश्चन में कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। स्विमिंग पूल में 90 मीटर वो पहले इधर को जाती है और 90 मीटर इधर आ रही है, तभी 180 मीटर बना है बच्चों, ठीक है। तो ए पॉइंट से इसने शुरू किया, बी तक गई ये ऊषा, फिर बी से लेकर दोबारा ए पॉइंट पर ही आ गई। जो डिस्प्लेसमेंट में जब कोई भी चीज़ अपने जगह से चलती है उसी जगह पर पहुंच जाती है तो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। क्यों है ज़ीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्विमिंग पूल में वो जा तो रही है, 90 मीटर इधर की 90 मीटर वापस भी आ गई है, ठीक है। जिसके कारण जो है इसका जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ये वापस आ गई है, ठीक है। इसके कारण तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इसकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई बच्चों, ये देखो यहाँ पर लिखा है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ यहाँ पर मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट जो ज़ीरो होगी हुई है, क्यों ज़ीरो होगी वो तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये वापस उसी जगह पर आई थी जहाँ से चली थी ये, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का सॉल्यूशन क्या निकलेगा हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास ज़ीरो है और टाइम टेकन 60 सेकेंड्स है, मगर ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग तो आंसर तो ज़ीरो होता है। एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हम क्या मार्क करेंगे, किसको मार्क करेंगे यहाँ पर, हाँ जी सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ज़ीरो लिखा हुआ है तो ज़ीरो को हम मार्क कर देंगे ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, ज़ीरो, ठीक है। चलो अब हम चढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। यहाँ पर लिखा है हीट इफेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, कि हीट के क्या इफेक्ट है सोल्यूशन में, ठीक है। हीट का मीनिंग होता है टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूशन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बढ़ेगी उनमें, ठीक है। अगर डिफ्यूजन में क्या होगी, उसमें डिफ्यूजन भी होगी। अगर टेम्परेचर को अगर हीट गर्म कर दिया जाए टेम्परेचर को, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, बढ़ जाएगी और क्या होगा, और उसमें डिफ्यूजन भी होती है, ठीक है। मगर हमें यहाँ पर एनर्जी की बात की गई, यहाँ पर एनर्जी का देखना है। यहाँ पर एनर्जी जो ऑप्शन में किस में है, चेंज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पर जब जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखा हो ना, यहाँ पर चेंज बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर कॉजेज द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखा नहीं है मगर एनर्जी चेंज इन एनर्जी होता है उसमें, तो आंसर इसका सी ऑप्शन है, चेंज इन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा उन्होंने, फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से क्या बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से हमें अल्कोहल बनती है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो वो केमिकल चेंज में ही बनता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये फोर्थ आपको समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में
वी और टी ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, ठीक है बच्चों, वी और टी ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, वी टी ग्राफ को हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन में कब होगा बच्चों, ये जो है थर्ड ऑप्शन जो है ये एकदम करेक्ट है, ये थर्ड ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। मैं इसे कलर कर रहा हूँ, ठीक है, येलो कलर कर दिया, ये ऑप्शन करेक्ट है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो ये एकदम से एक पूरी ऐसी स्ट्रेट लाइन पे ही चलता है ऊपर, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ यही है, ठीक है, आप मार्क कर लेना, थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगल बिटवीन द, क्या है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर वर्क डन मैक्सिमम हो, ठीक है बच्चों, वर्क डन मैक्सिमम तब होता है जब जो एंगल होता है ना, एंगल जो होता है, एंगल जो होता है 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री की वैल्यू है कोस, 0 डिग्री की वैल्यू है 1, ठीक है बच्चों। जब वर्क डन का जो वर्क डन मीनिंग कि जो जैसे कि हमारा फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर मैंने, फोर्स भी इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रही है, तो मीनिंग कि एंगल जो है 0 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है सेम हो, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा हो वो 0 डिग्री हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। वो 1 से जो आंसर होता है मैक्सिमम वर्क डन जो आता है मैक्सिमम आता है उस टाइम, तो हमारा आंसर क्या है, जो ए ऑप्शन है 0 डिग्री, एंगल क्या होगा 0 डिग्री जब होगा, कोस 0 डिग्री होता है 1, ठीक है, तो जो वर्क डन तब क्या होगा उस टाइम पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, जब बाकी क्वेश्चन में कुछ और पूछेंगे तो मैं वो भी उसका जवाब भी दे दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन NH3 इज, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया आपके लिए, सब बच्चों के लिए, देखो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन जो है, मैं अभी करवा देता हूँ आपको, एक मिनट जरा बच्चों, ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये है मास रेशियो किसकी निकालनी है हमने, नाइट्रोजन, और यहाँ पर मास रेशियो किसकी निकालनी है हमने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मास रेशियो निकालनी है इस कंपाउंड में से, ठीक है। हमारे पास नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, हमें उसके लिए मास नंबर पता होना चाहिए कि मास नंबर क्या है। नाइट्रोजन का मास नंबर 14 होता है, उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है 1 होता है वो, और उसको 3 एटम्स है हमारे पास, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगी 14:3, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर होगा, रेशियो पूछेगी मास रेशियो क्या है, मास रेशियो हमारे पास आ जाएगी 14:3, तो हम यहाँ पर हम मार्क कर देंगे 14:3 मार्क कर देंगे इसमें आंसर में, ठीक है। ये रहा बी ऑप्शन में 14:3 मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लाइजोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, जो लाइजोसोम्स हैं वो किससे अराइज होते हैं, ठीक है। ये जो लाइजोसोम्स हैं वो गोल्गी अपरेटस से जो अराइज होते हैं, किससे अराइज होते हैं, गोल्गी अपरेटस से अराइज होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ द वेट ऑफ 90 kg मास, वेट ऑफ 90 kg मास, बच्चों यहाँ पर हमारे पास वेट है, वेट ऑफ ए 40 kg मास, ठीक है, इज W, मीनिंग कि ये कह रहे हैं जो वेट है वो है W है, ठीक है, एक किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट W है ऑन द मून, ठीक है, मून के ऊपर जो है उसका वेट जो है W है, ठीक है, मगर उसका जो मास है, मास 90 kg है,
ठीक है। तो उन्होंने पूछा W की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो अब W की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। मैंने पूरा सोल्यूशन निकाला हुआ है, आपको दिखाता हूँ अभी। बच्चों ये रहा आपका सोल्यूशन। इन्होंने वेट हमने से पूछा है, मास दिया हुआ है 90 kg, वेट क्या है W ऑन द मून, ठीक है। वेट जो है W लिखा हुआ है वेट को। आगे है मास विल रिमेन सेम एवरीवेयर, जो मास है वो क्या होगा सब जगह पर सेम रहेगा, ठीक है। ऑन एनी प्लेनेट, ठीक है, कोई भी प्लेनेट हो उसमें जो मास क्या होगा, मास रिमेन द सेम, ठीक है। आगे मैंने क्या लिखा है, अगर हम अर्थ में भी चले जाएं तो हमारा मास तो रहेगा सेम, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, वी हैव टू फाइंड अ वेट ऑन द मून, हमें जो क्या करना है वेट ऑन द मून निकालना है, ठीक है। वेट ऑफ द मून को मैंने WM से डोनेट कर दिया है, ठीक है। हमें पता है जो वेट ऑफ द मून होता है वो क्या होता है, वो 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें पहले वेट ऑफ द अर्थ निकाल लेंगे। वेट ऑफ द अर्थ निकालने के बाद हम क्या करेंगे 1/6 कर देंगे, वो उससे क्या निकलेगा वेट ऑफ द मून निकल आएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ द अर्थ क्या है, m/g फॉर्मूला है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। वेट ऑन द अर्थ क्या है 60 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड। जो मास है उसको मल्टीप्लाई किया किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास आंसर आ गया है, ये क्या आंसर आया है हमारे पास 588 न्यूटन्स, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब जो आंसर हमारे पास आ गया उसका हम क्या कर देंगे, हम उसका 1/6 हम उसका क्या कर देंगे 1/6 कर देंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखो हमने इसको पूरा कैलकुलेट किया हुआ, यहाँ पर देखो इसका 1/6 कर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने इसका 1/6 कर दिया हुआ देखो, और 1/6 करने से इसका आंसर है 98 न्यूटन। 98 न्यूटन जो है वो क्या है ऑप्शन में नहीं है आपके पास। तो नियर अबाउट हमने देखे 98 के नियर अबाउट है, 96 न्यूटन जो है ऑप्शन में है वो 98 के नियर ही है। तो हम उसके नियर वाला ऑप्शन को मार्क कर देंगे, ठीक है बच्चों, टिक कर देंगे हम। बच्चों ये हमारा ऑप्शन है 96 न्यूटन है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं ATP को, आंसर C है इसमें, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिखी हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ फुल फॉर्म। जो ये रही इसकी ATP की फुल फॉर्म है, ATP की फुल फॉर्म है एडेनोसिन एंड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये ATP की फुल फॉर्म है, ATP की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द नेम द प्रोसेस बाय विच इम्प्योर नैप्थलीन सैंपल कैन बी प्यूरिफाइड, ठीक है। जो नैप्थलीन का सैंपल है वो कैसे क्या है प्यूरिफाई कैसे हो जाता है, ठीक है, वो पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। तो नैप्थलीन का जो सैंपल है, नैप्थलीन क्या होता है, नैप्थलीन से जो होता है वो क्या किससे सॉलिड से, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, ठीक है। तो उसका हमारा आंसर क्या होगा इसमें, सब्लिमेशन। जो आंसर होगा सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा प्रोसेस है जो कि नैप्थलीन को प्यूरिफाई कर दे, वो है सब्लिमेशन, हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि जो नैप्थलीन सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो गैस से सॉलिड में भी आ सकते हैं, ठीक है इसमें। तो सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहला कहता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव अ डिफरेंट मासेस, ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट मासेस होते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बी में क्या कह रहे हैं, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव द सेम मासेस, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम मासेस भी होते हैं, वो आइसोबार कहते हैं उसे, ठीक है। एटम हैज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम्स है वो सब एटॉमिक पार्टिकल के बने हुए हैं, वो भी हमें पता है। कैसे पता है हमें, जब
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल है। मीन कि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है वो ही इनकरेक्ट है, तो ये नन ऑफ दीज लिख देते हैं, इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज कर देते हैं, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज को मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है प्लांट कैन बी मेड डिसीज रेजिस्टेंट बाय। डिसीज रेजिस्टेंट जब प्लांट को कैसे बना सकते हैं? दो मेथड से बना सकते हैं। कौन कौन से? बोथ हाइब्रिडेशन मेथड एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेथड से हम प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं। कौन से मेथड से? बाय हाइब्रिडेशन मेथड एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा जा रहा है कि टिंडल इफेक्ट बताओ इनमें से कौन किस में ऑब्जर्व होगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इनमें से किस में किन में ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अब किन में देखा जाएगा? इन चार ऑप्शन में से किसी एक में किस में ऑब्जर्व होगा टिंडल इफेक्ट? जी स्टार्च प्लस वाटर की सोल्यूशन जो है, वाटर और स्टार्च की सोल्यूशन जो बनती है उसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट देखने के लिए स्टार्च और वाटर की सोल्यूशन चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है एलिमेंट विद अ वैलेंसी 1। वैलेंसी 1 बच्चों मेटल्स में भी पाई जाती है और नॉन मेटल्स में भी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो हम इसका हमारा ऑप्शन है आइदर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो वैलेंसी 1 मेटल की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है। ठीक है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, डिटेल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इन सब के लिए। तो आंसर ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर्स हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को ही हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसमें कह रहे हैं जो नहीं है इनमें से वो बताओ। ठीक है, जो स्पीड इज कंपेरेटिवली हायर, स्पीड हायर नहीं होती, स्पीड स्लो और हाई हो सकती है। ठीक है, मीडियम पर डिपेंड करता है कि कितनी क्या स्पीड है, कितना कौन सा मटीरियल मीडियम है उसके लिए हम बता सकते हैं कि मीडियम से बताया जा सकता है कि स्पीड स्लो होगी कि कम होगी। तो ये जो है नॉट, ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है हमारा। स्पीड इज कंपैरेटिवली हायर ये नहीं कह सकते हम, स्लो भी हो जाती है कई मीडियम्स में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको मैंने बड़ा अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। क्वेश्चंस यहाँ से देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 से अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, वहाँ पर मैंने बड़े अच्छी तरीके से पूरे सबके सोल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि कोई भी एक लड़का है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक लड़का है वो वेलोसिटी से जा रहा है, ए टू बी में जाता है वेलोसिटी से। कहाँ ए टू बी में जाता है 20 मीटर पर मिनट में जाता है। कम बैक टू बी टू ए विल वेलोसिटी 30 मीटर पर मिनट। हमने एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है। यहाँ पर तो ये वापस ही आ रहा है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये ए पर फिर वापस दोबारा वापस ही आ रहा है। तो हमारे एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम जितना मर्जी लग रहा हो मगर एवरेज वेलोसिटी तो हमारी यहाँ पर जीरो ही होगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो होती है, वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो होती है हमारी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी में जो रेशियो आएगा, ठीक है, उसकी रेशियो 1 आ रही है। ठीक है, इन वन डायरेक्शन मीन कि एक ही डायरेक्शन में, अगर ये एक डायरेक्शन में चलता है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है ना ऊपर, तो वो कह रहा है अगर खाली एक डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट में इक्वल हो जाता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं पूरा सोल्यूशन निकालता हूँ, बताता हूँ अभी आपको। बच्चों ये देखो, ये है असर्शन और रीजनिंग की आंसर नंबर 17 में हम पहुँच गए हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया एवरेज वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकेंड आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है।
मीनिंग कि जो पहला जो असर्शन है वो करेक्ट है। देखते हैं रीजन भी क्या इसका करेक्ट है, देखते हैं। देखो रीजन में दिया है, रीजन में कुछ और ही दिया गया है, तो अगर रीजन करेक्ट होगा तो ए और बी करेक्ट होंगे, मगर इसका रीजन नहीं दिया कि क्यों करेक्ट है, वो वाला रीजन नहीं दिया इसमें। यहाँ पर देखते हैं, इफ़ वी आर मूविंग इन अ वन डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है जब हम वन डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे होंगे तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, देखो रेशियो ऑफ स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जरा, स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। अब जब ऐसे लिखेंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थे तो ये तो आपस में कट भी जाएंगे, सेम ही डिस्टेंस है सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो कोई भी नंबर जो होगा, नंबर सेम होगा दोनों में, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस भी कट जाएगा, टाइम तो सेम ही लिया होगा, टाइम भी सेम लिया होगा, एक ही डिस्टेंस एक ही साइड में जा रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन में जब जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, उसमें टाइम भी सेम लिया होगा दोनों ने, ठीक है। तो टाइम भी कट जाएगा, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1 आ जाएगी। देखो 1:1 स्पीड और वेलोसिटी की जो रेशियो 1:1 आ जाएगी। जो ए और बी दोनों ही करेक्ट है, मगर बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर जो है वो अलग से अलग क्वेश्चन है, वो आर जो है ए की एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट आर इज करेक्ट, इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो 18th क्वेश्चन में देखते हैं। 18th क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो नेप्थलीन है, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस विच अंडरगो द सब्लिमेशन, ठीक है, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ये सारे जिनका नाम लिखा है नेप्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये चारों जो है सब्लिमेशन इनकी हो सकती है, ठीक है। सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होता है, सॉलिड से गैस में जाना, ठीक है, गैस स्टेट में चला जाना, ठीक है, ठीक है। तो आगे इसने क्या लिखा है, ऑल द सॉलिड्स, देखो वर्ड ने यूज किया ऑल सॉलिड्स फर्स्ट कन्वर्ट इनटू लिक्विड देन गैसेस ऑन हीटिंग, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो सॉलिड है नेपथलीन जो सॉलिड है वो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर लिखा है ऑल सॉलिड्स, सारे सॉलिड नहीं कहते हम, मोस्ट ऑफ द सॉलिड कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड देन गैसेस, ठीक है। तो आर इज ए रॉन्ग, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज ए फॉल्स, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन में देखते हैं 19th में क्या लिखा हुआ है। 19th में लिखा है डेंट्री इज अ सिंगल लॉन्ग सेंडेंटिकल प्रोसेस विच फॉर्म द फाइन ब्रांचेस टर्मिनली। डेंट्री नहीं होता, वो होता है एक्सोन, ठीक है। एक्सोन की डेफिनेशन लिखी है, ये तो पूरा गलत लिख रहे हैं, ए वाला तो गलत है। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, इट यहाँ पर किसे कह रहे हैं, डेंड्रिफ को कह रहे हैं। डेंड्रिफ कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, ठीक है। तो ये इन्हें ठीक लिखा है। जो डेंड्रिट होते हैं वो शॉर्ट प्रोसेस होते हैं, वो जो कि साइटोन से राइज हो रहे होते हैं, ठीक है। मगर ये ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो एक्सोन के डेंड्रिट की नहीं है, नीचे वाले डेंड्रिट के बारे में लिखा है, नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है। तो हमने कौन सा ऑप्शन करना है, डी इज ए फॉल्स, डी ऑप्शन होगा, ए इज फॉल्स, ठीक है, आर इज ट्रू। आर ट्रू क्यों है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये इसका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पूरा, आप यहाँ से उतार सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। ये मैंने पूरा रीजन लिखा हुआ है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th में ये क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 20th में कह रहे हैं नोबल गैसेस है, उनकी वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। एकदम करेक्ट बोला है इसने, मीन के नोबल गैसेस की जो वैलेंसी 0 होती है। नेक्स्ट में लिखा है नोबल गैसेस हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट में ये लिखता है जो नोबल गैसेस है उनके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मगर हीलियम जो है, हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। तो ये एक तरह से हमें लग सकता है ये गलत है, हम इसे गलत कह सकते हैं, क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होते हैं नोबल गैस के, मगर एक्सेप्शन है ना हीलियम के 2 होते हैं वहाँ पर, ठीक है। मीनिंग के वहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको गलत कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आर फॉल्स क्यों है, क्योंकि नोबल गैस हीलियम इज ऑल्सो ए नोबल गैस विद द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
तब मैंने इसको आर को फास्ट लिखा है। ठीक है बच्चों, चलो हम बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और अपना सेक्शन बी जो है उसको सॉल्व करते हैं। पूरा ही सॉल्व किया हूँ मैंने। ओके बच्चे, ये रहा सेक्शन बी, ये रहा सेक्शन बी है आपके सामने, सेक्शन बी। ठीक है बच्चों, अब सेक्शन बी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पूरा सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, फिर क्वेश्चन नंबर 23 के जो है वो 2 पार्ट है, दोनों पार्ट ही सॉल्व करवाऊंगा आपसे। ठीक है, दोनों पार्ट मैं सॉल्व करवाऊंगा नहीं आपसे, मैं खुद ही सॉल्व करके अभी दिखाऊंगा अभी आपको। क्वेश्चन 24 भी सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आता है। 25 के भी क्या है, 2 पार्ट्स है बच्चे। देखो क्वेश्चन 25 के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये बी पार्ट, दोनों ही पार्ट सॉल्व कराऊंगा। दोनों में ऑप्शन है, आपने पेपर में कोई एक करना होगा वहाँ पर। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, ये 6 के 6 क्वेश्चन जो है ये मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा। चलो सॉल्व करते हैं, मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। ये रहा सेक्शन बी आपका, सेक्शन बी का ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है और ये आपको मैं सॉल्व कराने लगा हूँ अब। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कितने वाट है, वो है 100 वाट्स। ठीक है, वो काम करता है वर्क फॉर 4 आवर्स अ डे। ठीक है, 4 घंटे एक बल्ब जो है 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, वो 4 घंटे काम करता है। ठीक है, एक दिन में। ठीक है, एक दिन में क्या क्या काम करते हैं ये बल्ब, 400 वाट्स का बल्ब है और 4 घंटे काम करते हैं एक दिन में। 1 डे लिखा है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 डे बच्चे यहाँ पर। उन्होंने बोला है हमें, अब हमें क्या बोला उन्होंने बोला हमें कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 डेज। 15 दिनों में आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लोगे। क्या बोला उन्होंने कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे, हमें यूनिट्स में बताओ। ठीक है, और ये मैंने आपको सोल्यूशन दी हुई है। देखो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब क्या थी, 100 वाट्स। 1000 वाट्स 1 किलोवाट के बराबर होता है, मीन के 1000 वाट्स में 1 किलोवाट होता है। ठीक है, हमें वाट्स में दिया हुआ, हमें उस क्वेश्चन हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 वाट इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट्स। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा है, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने, 100 वाट्स चाहिए हमें किलोवाट्स में, तो 100 वाट्स कितने किलोवाट्स बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 0.1 किलोवाट्स। 100 वाट्स इज इक्वल टू 0.1 किलोवाट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये हो गया। अभी यहाँ तक आधा हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब क्या बन गई हमारे पास अब, 0.1 किलोवाट्स। टाइम यूज क्या था, टाइम है 4 आवर्स। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम टेकन। एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना बच्चे, एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम टेकन। ठीक है, आगे क्या है, आगे मैंने इसको सॉल्व किया है। 1.0 किलोवाट्स को 4 आवर्स में मल्टीप्लाई कर दिया है, आंसर आता है 0.4 यूनिट्स। और उसके बाद हमें पता चलता है कि एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे हमने कितनी की है, 0.4 यूनिट्स। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे है लास्ट में हमने निकालना है 15 डेज के अंदर अंदर जो एनर्जी कितनी कंज्यूम हो गई है। 15 डेज के अंदर अंदर एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो है 15 मल्टीप्लाई बाय 0.4 यूनिट्स इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। और यूनिट्स क्यों लिख दिया मैंने बताता हूँ आपको, यूनिट्स क्यों लिखा आखिरी में किलोवाट आवर को हम यूनिट्स का भी नाम देते हैं। किलोवाट आवर में आ गया ना मेरा आंसर, पहले मैंने किलोवाट में कन्वर्ट किया, फिर आवर्स, इसको आवर्स के टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया किलोवाट आवर्स में मेरा आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर है, देखो ये मेरा आंसर ये आया वैसे तो। ठीक है, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 0.4 यूनिट्स में। किलोवाट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो इसको हम यूनिट भी लिख सकते हैं 0.4 यूनिट्स। तो उसके बाद हमने क्या किया, 15 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया 15 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, 6 यूनिट्स। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर निकल आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है ये, गिव रीजन, एक रीजन दो, वाई द स्मेल ऑफ द हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे। जो खाने की स्मेल है वो हमें पहले क्यों आ जाती है। गरम खाने की स्मेल, जो गरम जब खाना बन रहा होता ना, कोई मम्मी कोई सब्जी बनाने है आपकी बड़ी अच्छी सी, तो उसकी स्मेल आप तक क्यों पहुंच जाती है, उसी का आंसर मैं यही पूछा है, रीज़न पूछा मैंने, क्यों पहुंचती है हमारे पास की स्मेल, और जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल हमारे पास क्यों नहीं पहुंचती। दो पार्ट में इन्होंने पूछा आंसर को कि गर्म खाने की स्मेल हमारे तक पहुंचती है तो क्यों पहुंचती है, और ठंडे खाने की स्मेल हम तक क्यों नहीं पहुंचती। वही मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर आंसर है, स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, कुछ रीजन के कारण हमारे पास जो स्मेल है बड़ी जल्दी पहुंच जाती है। किसकी स्मेल, गर्म खाने की स्मेल, हॉट खाने की स्मेल जो है हमारे पास जल्दी पहुंच जाती है। किस कारण के कारण, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज का मीनिंग जैसे ही हम खाने को गर्म करते हैं, पार्टिकल मूव्स फास्टर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है उसके बाद इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे ही जो पार्टिकल्स है हमारे फास्ट, टेम्परेचर राइज होता है, पार्टिकल फास्ट मूव करती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो डिफ्यूज़न है वो भी ज़्यादा हो जाती है। डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू पार्टिकल्स। ठीक है, टू डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो डिफ्यूज़न में एयर में जो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिलकर हमारे तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं डिफ्यूज़न होना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा फास्ट क्या होती है, डिफ्यूज़न होती है, जिसके कारण हमारे पास खाने की स्मेल जल्दी जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, यही लिखा है लास्ट लाइन में। और ठंडे खाने की जो स्मेल है वो हमारे पास क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि टेम्परेचर जो है, ठंडे खाने का टेम्परेचर लो होता है, और जिसके कारण रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी लो होता है, और हमारे तक खाने की स्मेल नहीं पहुंच पाती। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमें, हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है, ऑन विच डे, हॉट और कोल्ड डे, एंड इको इज हियर सूनर। इको का मतलब होता है हमारी आवाज़ टकरा कर हमारे पास कब आती है, गर्म हॉट डे में आती है या फिर कोल्ड डे में आती है। ठीक है, यही पूछ रहे हैं हमसे ये। ठीक है, हम आंसर किस तरीके से करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, मैंने वो भी लिख दिया। प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो आप पहले ये लिख सकते हो कि एज अ सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 1 सेकेंड। ठीक है, जो हमारे पास जो आवाज़ आती है, जो इको की आवाज़ आती है, वो 1 सेकेंड बाद सुनाई देती है हमें आवाज़ जो भी आती है। ठीक है, हमारे ब्रेन में। इसका मीनिंग जो टू हियर डिस्टेंस इको, अगर हमें इको को सुनना है, अगर हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुननी है हमारा टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.01 सेकेंड। हमारे पास जो ओरिजिनल साउंड है हमारी, जो मैं अभी इस टाइम बोल रहा हूँ, वो हमारी रिफ्लेक्टिंग साउंड के बीच में किसका फ़र्क, कितने का फ़र्क होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए। और इको को सुनने के लिए हमारा मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए, अगर हमें अपनी इको को सुनना है। और ये जो मेन लाइन है इसमें, जो ये तो मेन जो मैं अभी बोलूँगा, ये मेन लाइन है इस आंसर की, स्पीड ऑफ द साउंड विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्पीड जो है साउंड की तभी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और गर्म दिन में जो है, हॉट डे में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से साउंड भी की स्पीड भी ज़्यादा होगी, और हॉट डे में जो साउंड स्पीड ऑफ द साउंड विल बी ग्रेटर, हैंस इको विल बी हियर सूनर ऑन द हॉटर डे। ठीक है बच्चे,
हॉट डे में हम इको की साउंड है जो हम सुन सकते हैं। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए रिफ्लेक्टिव सरफेस से। वो बात की बातें हैं, वो तो हाई लेवल नहीं, ये चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा मुझे। इसका आंसर जो है इतना ही है अभी, ठीक है। वो ये जो डी वाला जो मैंने ये लिखा है ना, डी वाले में लाइन जो ये यहाँ पर डी वाले में लिखा है ना, ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन भी लिख देते हो तब भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ये मेन लाइन है इस क्वेश्चन की, इस आंसर की सच। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, और में 23rd में एक और ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। वो क्या दिया हुआ हमें, हाउ डज द स्पीड ऑफ द साउंड चेंजेस। स्पीड ऑफ द साउंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, फिजिकल स्टेट ऑफ द मीडियम कैसे चेंज होती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं साउंड में क्या फ़र्क पड़ेगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो अगर हम अपनी जो टेम्परेचर जो है इन टेम्परेचर के मीडियम में, इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर किसी भी मीडियम में हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगी। फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम में साउंड का क्या कहते हैं, किस तरीके से काम करती है साउंड, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम, फिजिकल स्टेट कौन से होते हैं, गैसेस, सॉलिड और लिक्विड। स्लोएस्ट स्पीड होती है गैस के अंदर साउंड की, ठीक है। फास्टर स्पीड इन लिक्विड, और सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है सॉलिड के अंदर। साउंड की सबसे फास्ट स्पीड किसके अंदर होती है, सॉलिड्स के अंदर। यही फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम है कि स्पीड ऑफ द साउंड किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम में, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आंसर जो है हमारा ख़त्म हो गया है, आंसर नंबर 23rd, ठीक है। तो चलो 24th क्वेश्चन में चलते हैं। 24th क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछते हैं, वाई इज आइस एट 273 केल्विन। 273 केल्विन का मीनिंग है 0 डिग्री सेल्सियस में जो आइस है मोर इफेक्टिव क्यों होती है इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। वाटर और आइस को अगर हम सेम टेम्परेचर में रख दें एट 273, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, तो वाटर और आइस में क्या फ़र्क होता है। आइस जो है ज़्यादा कूलिंग क्यों कर पाती है, ठीक है। आइस की जो एनर्जी होती है ना बच्चे, आइस की जो एनर्जी होती है वो लो होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एनर्जी लो होती है, ठीक है। जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, आइस विल ऑब्जर्व द हीट एनर्जी और लेटन हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द हीट ऑफ फ्यूजन टू बिकम द वाटर। जो आइस है वो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है, वाटर बनने के लिए, और इसमें वो कूलिंग इफेक्ट भी दिखाती है, ठीक है। हमें ठंडा, जैसे कि अब हमने हाथ लगाया आइस को तो हम ठंडा महसूस करेंगे, अगर वाटर को हाथ लगाएंगे उसी टेम्परेचर में तो ठंडा, इतना ठंडा नहीं लगेगा जितना ठंडा में आइस लग रही है, ठीक है। क्योंकि आइस हमें ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि वो जो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके कारण हमें जो आइस है, आइस कूलिंग इफेक्ट देती है हमें, ठीक है। Hence the cooling effect of the ice is more than the water at the same temperature because water does not absorb this heat from the medium. मीनिंग कि हमारे हाथ से अगर पानी में डालें अपना हाथ, वो हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जर्व नहीं करेगा जितना कि वो आइस ऑब्जर्व कर लेगी हमारे हाथ के टेम्परेचर को, ठीक है। यही लिखा हुआ है इस आंसर में, आपने यही लिखना है, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे अगर आप यही लिखोगे, ये वाला आंसर लिखोगे तो, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है, अ मैन थ्रोज अ बॉल मास ऑफ 0.4 kg, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स। बॉल का मास कितना है, 0.4 kg है, उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, ठीक है बच्चे। और उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम, ये पूछती है इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट रीच,
इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियली होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट में तो फाइनल मोमेंटम में पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर हमने जो जिस स्पीड से इसको भेजा है ना 0.4 kg के मास को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा है ऊपर की तरफ, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर भेजते हैं ना तो ऊपर जाके हमारी वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट में हमारी फाइनल वेलोसिटी जो जीरो हो जाती है, जिस वेलोसिटी से भेजते हैं वो हमारी यू हो जाती है, ठीक है। तो यू मीनिंग 10 मीटर पर सेकंड जो है हमारी यू वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों। अब हम पूरा सोल्यूशन बताता हूँ भी आपको। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 10 मीटर और फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या है 0। अभी मैंने बोला ना अभी आपको, जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाती है। मास क्या है हमारे पास 0.4 kg और इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी 0.4 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम क्या निकला है हमारे पास 4 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम जो है हम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम कब निकलेगा, मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने बोला जब पहुंच जाएगी, जो ऊपर तक पहुंच जाएगा बॉल, तो हाईएस्ट पॉइंट में जो फाइनल वेलोसिटी होती है हमारी 0, ठीक है, जिसके कारण फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा हमारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या था हमारे पास 4 kg, फाइनल मोमेंटम क्या है हमारे पास 0 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा ऑप्शनल क्वेश्चन भी है एक, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। स्टोन ऑफ 1 kg स्टोन velocity of 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of the lake comes to the rest after traveling the distance of 50 मीटर, ठीक है। ये क्या क्या कह रहे हैं हमें, ये हमें कह रहे हैं कि स्टोन है एक 1 kg मास का स्टोन है, जिसको हमने कहाँ पर थ्रो किया है, एक बर्फ़ पे थ्रो किया है, ठीक। फ्रोजन लेक है जिसपे बर्फ़ में थ्रो किया है, कितनी स्पीड पे थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे थ्रो किया है, जिसके कारण जो स्टोन है वो बर्फ़ के अंदर तक गया है थोड़ा सा 50 मीटर, फिर वो रुक गया है। वो रुका क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें अप्लाई हुआ इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो हम निकालते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो गया उसके ऊपर, ठीक है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 क्योंकि जो फाइनली द स्टोन कम टू रेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखना है हमने, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन क्या दिया हमें 50 मीटर। हम लगाएंगे कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन लगा के हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आई है, क्योंकि जो वेलोसिटी उसकी है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। जब फाइनल वेलोसिटी जब 0 होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो माइनस भी आती है, क्यों, क्योंकि इस टाइम पे ये रिटार्डेशन हुई है। यहाँ पर जब कोई भी चीज़ रुक रही होती है तो रिटार्डेशन होती है, ठीक है। तो हमारी उस टाइम पे क्या है फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हम ये अगेंस्ट द मोशन ऑफ द स्टोन हमने, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द स्टोन है, मोशन ऑफ द जिस जहाँ से अपने स्टोन फेंका है और उसके अगेंस्ट जो है वो रुक गया आके, मीन कि यहाँ पर रिटार्डेशन हुई है यहाँ पर, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पर कि नेगेटिव साइन इंडिकेट द एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द मोशन ऑफ द स्टोन। ये एक ही बात है, रिटार्डेशन लिख दो या ये लिख दो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन में मैंने फोर्स जो है, फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन निकल गई है हमारे पास। फोर्स का फॉर्मूला ये है, फोर्स भी हमारा आ जाएगा -4 न्यूटन, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन है, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं अब हम, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये हमारा क्या निकला है, हमारा -4 न्यूटन निकल गया। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मगर आपकी बुक में जो है नहीं है ये, तो मगर ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, ये दिल्ली से जो सैम्पल पेपर आया उससे पूछा गया, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 26 है, एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल पार्टिकल क्यों कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को यूनिवर्सल पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वैल्यू ऑफ इस चार्ज है, जो उसकी चार्ज की वैल्यू है, जो उसकी मास की वैल्यू है, वो कांस्टेंट रहती है। जो से मर्जी मटेरियल में इसको हम देख, वट एवर एनी टू बी एनी मटीरियल, कोई भी मटीरियल हो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होगी, चार्ज की वैल्यू और उसके मास की वैल्यू सेम रहेगी, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए यूनिवर्सल सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखनी हो तो लिख लेना, वैसे ये मैंने एक्स्ट्रा ही लिख दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, तो आपको मार्क्स कटेंगे नहीं, अच्छे और मार्क्स ही मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है। ओके बच्चे, ये हमारा जो सेक्शन बी जो है वो सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट में मैं सेक्शन सी सोल्व करने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों ये सेक्शन सी जो है शुरू होने लगे। अब मैं आपके सामने सेक्शन सी जो है पूरा सोल्व करूँगा, ठीक है। सेक्शन सी में है 27 क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक। सी सेक्शन में इतने क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, वो भी मैं सोल्व करूँगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 28 क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन जो है ये भी सोल्व करूँगा। अभी 28 सोल्व करेंगे, फिर 27 के बाद 28 है, ये 29 है, ये 30th क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन की ये 3 पार्ट हैं, वो भी सोल्व करेंगे आपके सामने अभी। उसके बाद 31st क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, 32nd, 32 और 33 के 2 पार्ट्स हैं, वो भी सोल्व करूँगा आपके सामने, ठीक है। तो सेक्शन सी चलो शुरू करते हैं बच्चों। चलो सेक्शन सी शुरू करते हैं अब हम सोल्व करना, ठीक है बच्चों। ये सेक्शन सी जो है ये मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों सोल्व करना शुरू करते हैं सेक्शन सी को, ठीक है बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 27। पहला क्वेश्चन नंबर के 27 क्वेश्चन नंबर के 3 पीसों में बांटा गया है 27 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछता है ये, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव की डेफिनेशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव की डेफिनेशन है नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मीनिंग है पर सेकेंड, ठीक है, इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स दैट कैन बी एवरेज ह्यूमन कैन डिटेक्ट। मीनिंग कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेंज में सुन सकते हैं। ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अब थर्ड पार्ट है, 27 का ही थर्ड पार्ट है। ये क्या लिखते हैं, ये सोर्स ऑफ वेव produces 20 crust and 20 trough in 0.2 seconds. Distance between a crust 50 centimeter. Find the wavelength and frequency of wave. हमने 2 चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी है, एक तो वेवलेंथ फाइंड करनी है, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। चलो सबसे पहले देखते हो क्या है हमारे आंसर में क्या है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 complete oscillation has 1 crust and 1 trough. 1 trough for 1 crust का मीनिंग है कि एक ऑसिलेशन। तो हमारे पास तो कितने क्रस्ट और कितने ट्रफ हैं, यहाँ पर लगता है मैं 20 लिखना था तो मैंने 30 लिख दिया यहाँ पर। चलो कोई, ये देखो यहाँ पर मैं 30, यहाँ पर गलती है मेरी, यहाँ पर लिखना था हमने 20, यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर 20 क्रस्ट एंड 20 ट्रफ्स मेक द 20 ऑसिलेशंस, ठीक है बच्चे। और कितने सेकंड्स हैं ये, 0.2 सेकंड्स हैं, 0.2 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा है 20 क्रस्ट एंड 20 ट्रफ्स, देयर विल बी 20 ऑसिलेशन इन 0.2 सेकंड्स, ठीक है। एक ऑसिलेशन क्या बना रहा है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बना रहा है 1 ऑसिलेशन। 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ बनाएंगे 20 ऑसिलेशंस, ठीक है। आप यहाँ पर ठीक कर लेना बच्चों,
20 क्रस्ट और 20 ऑसिलेशन लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखता है मैंने, यहाँ पर भी मैंने 20-30 से ही कर दी रखते हैं आंसर को, तभी आंसर सेम ही आएगा वैसे तो, क्योंकि 30 और 3 और 3 और 2 और 2 भी कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। हमें ऑसिलेशन का पता लग जाएगा तो हम 1 सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस हैं उसका पता लग गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है डेफिनेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट, एक मिनट रुक जाओ, नंबर ऑफ, मैं ज़्यादा डार्क हो गया ये, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा पतला कर देते हैं। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस हुए हैं उसे हम बोलेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को ही हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। 1 सेकेंड के अंदर अंदर कितनी ऑसिलेशंस हो चुकी हैं। और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 33.2 लिखना था, 0.2 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर था 20 ऑसिलेशंस, ठीक है। यहाँ पर 20 ऑसिलेशन कर लेना बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर है 1 सेकेंड इज इक्वल टू 20 ओवर 0.2 सेकेंड्स, ठीक है, ऑसिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर गलती है हमारी, 20 लिखा है तो क्वेश्चन में हमने 30 कर दिया है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 1 सेकेंड, आगे लिखेंगे 1 सेकेंड इज इक्वल टू 100 ऑसिलेशंस। 20 से काटेंगे, 2 नीचे है तो काटेंगे तो 100 ऑसिलेशन से आएंगे, ठीक है। आप चेक कर लेना, ठीक है, एक बारी देखो 20 लिखा, 20 लिखा नीचे, ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है 0.2, तो 0.2 का जो काटेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। 100 ऑसिलेशन ही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। फ्रिक्वेंसीज को हम हर्ट्स में करते हैं, 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन है, 100 ऑसिलेशन, तो मीनिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास, 100 हर्ट्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे पूछा गया कि हमारी वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ को हम कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर है क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ पर देखो इसको डिफरेंट कर दिखाते हैं। ट्रस्ट और क्रफ के बीच में डिफरेंट है, डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। हमें वेवलेंथ चाहिए, ये वेवलेंथ होती है हमारी, वेवलेंथ है क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस, ठीक है। क्रस्ट से ट्रफ का डिस्टेंस तो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो बाकी एक 50 सेंटीमीटर और हो जाएगा, तो हमारे पास 100 वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ के यूनिट जो होते हैं मीटर होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कहते हैं, तो वेवलेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर बन रही है, तो इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। इन्होंने यहाँ पर हमें खाली फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं, इधर यहाँ पर इन्होंने वैलेंसी पूछा है, वैलेंसी, यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड आउट द वैलेंसी, ठीक है, फाइंड आउट द वैलेंसी, ठीक है, ऑफ द एटम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। तो हम यहाँ पर वैलेंसी बताएंगे, बस खाली एटम की, और कुछ नहीं बताएंगे। इन्होंने वैलेंसी पूछा तो वैलेंसी बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में, एटम का नाम नहीं बता रहे इस टाइम पे हम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला है एटम है, वैलेंसी हम कहाँ से पता लगाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इसके एटम्स होंगे उससे हम इसकी वैलेंसी का पता लगा लेंगे। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका जो पहले का जो एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो मीनिंग इसकी वैलेंसी 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखो इसके नंबर, आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में इसके हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट फिगर है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है और फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉल निकालना, हमें मास दिया हुआ बॉल का 100 ग्राम्स, ठीक है, 100 ग्राम बॉल का मास दिया हुआ हमें, ठीक है। अब हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है।
स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो हमें क्या देती है, एक्सीलरेशन देती है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये फॉर्मूला है इसका एक्सीलरेशन का। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया तो ये निकल गया हमारा आंसर, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास का जो फॉर्मूला है, मास का फॉर्मूला नहीं, मास को किलोग्राम में हम रखते हैं हमेशा, तो मास को किलोग्राम में करेंगे कन्वर्ट तो 0.1 किलोग्राम आएगा, ठीक है। और फॉर्मूला है फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 0.5 न्यूटन फोर्स आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 30th में एक पैराग्राफ दिया हुआ है राम फैमिली व वरी अबाउट द हैवी इलेक्ट्रिसिटी टू बी पेड। राम की फैमिली जो है वरिड थी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था, उसकी नेबर ने कुछ उसे सुजेशन दिए जिसके कारण उनका जो बिल है बहुत ही कम आया, रिड्यूस हो गया 50 यूनिट्स, ठीक है। कैसे रिड्यूस हो गया वही हमने इसमें क्वेश्चन आंसर में बताएंगे अभी हम। इन्होंने लिखा है इन व्हाट अदर वे द लाइफ कैन दिस सिचुएशन हेल्प। कहते दूसरी तरफ से अगर सोचे तो हमें भाई ये सोचो पहले आपके ये बिल रिड्यूस कैसे हुआ होगा। इन्होंने सेविंग की होगी इलेक्ट्रिसिटी की, जहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगी जब इलेक्ट्रिसिटी, तब इन्होंने उस टाइम पे अपनी जो ट्यूब है उस टाइम बंद कर दी होगी। जिस रूम में हम नहीं बैठे उस रूम की हम ट्यूब बंद कर देंगे, ट्यूब अगर हम बंद करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी उस टाइम पे। देखो अगर इन्होंने मगर ये पूछा है इन्होंने पूछा यहाँ पर हमें कि अदर वे क्या है इस एस्पेक्ट का, कि और हम क्या क्या चीज़ें सेव कर सकते हैं, ठीक है। हम सेव कर सकते हैं, सेविंग हैबिट, हमें इससे सेविंग हैबिट मिलेगी, ठीक है, सेव करने की हैबिट डलेगी हमें, ठीक है। और जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सेव रिसोर्सेज, इसका मीनिंग जो पहला पॉइंट है उसका मीनिंग मैंने एलैबोरेट करके सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड thoughtfully ensuring that they are utilized efficiently without the waste, with the goal of preserving for the future generation। हमें इस तरह सेव करना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसका रिसोर्सेज जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल भी वो फ्यूचर जनरेशन भी कर सके। हमें आलतू फालतू कामों में रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि पानी अगर चल रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उसको पानी की जो टैप है उसको बंद कर दो, ठीक है, जिससे तो पानी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछा इन्होंने व्हाट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो जूल होते हैं, मगर सबसे बड़ा यूनिट जो है एनर्जी का वो किलोवाट आवर है, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है इन्होंने राइट एनी 3 स्टेप्स दैट यू थिंक मोहन माइट हैव सजेस्टेड टू राम, ठीक है। राम को जो मोहन ने क्या सुजेस्ट किया होगा वो यहाँ पर हमने लिखना है अभी। राम ने बोला है मोहन को कि स्विच ऑफ द पावर वेयर इट इज़ नॉट नीड, वहाँ पर स्विच ऑफ कर दो लाइटों को, जहाँ पर लाइटों की ज़रूरत नहीं है उस रूम में लाइटें मत जगाओ बिना बात में, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है यूज़ ऑफ CFL लाइट्स, हमें CFL लाइट्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में जो पॉइंट है टू चेक द प्रॉपर वायरिंग टू अवॉइड द लीकेज ऑफ द पावर, हमें जो है वायरिंग को भी प्रॉपरली चेक करना चाहिए जिसके कारण लीकेज ऑफ पावर भी हमें पता लीकेज ऑफ पावर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस वाइल सिटिंग विद अदर इन डार्क रूम, ठीक है। अगर हम डार्क रूम में बैठे हुए हैं, हमारा कौन सा साउंड का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें ये बता दे कि उसकी वॉइस, इस बंदे की वॉइस है, ये हम बताएंगे। इसका आंसर है क्वालिटी ऑफ टिम्बर ऑफ साउंड is that characteristics which enable us to distinguish one sound from the another having the same pitch and loudness, ठीक है।
ये करेक्टरिस्टिक्स है एक साउंड का, कौन सा है, क्वालिटी एंड टिम्बर ऑफ साउंड, जो कि हमें बताता है दूसरे की साउंड को किसी और से डिस्टिंग्विश कर देता है इस करेक्टरिस्टिक से, ठीक है। तो ये हमने इसमें आंसर में लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड पार्ट है। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है। एक इन्होंने न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, इनमें लिखा है वेवलेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और उसकी वेलोसिटी है, साउंड की वेलोसिटी लिखी है यहाँ पर उन्होंने, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। हमें फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव होती है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होती है, ये मैंने लिखा है रिलेशन, फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, ठीक है। ऐसे ये फॉर्मूला है, आपने लिख देना यहाँ पर। ये और ये वी का वी दूसरा तरह का वी है, ये एक वेलोसिटी के लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है, फ्रिक्वेंसी के लिए। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक कर लेना किस तरह से वी डाला उन्होंने, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का भी कैसे डाला और वेलोसिटी का कैसे डाला हुआ है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब रिलेशनशिप तो हो गया हमारा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल में है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किसके बराबर होती है, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ हमारी सेंटीमीटर्स में है, तो हमने उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया है, मीटर्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज का मीनिंग एक सेकंड के अंदर जो कि है 500 हर्ट्ज है, ठीक है। 500 हर्ट्ज जो हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई है। और टाइम पीरियड क्या आएगा इसका, देखो ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ वेव जो है आ जाएगा 0.002 सेकेंड्स, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, डिवाइड करने के बाद यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लिखा हुआ व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल और डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड एरोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है क्या होता है, सच ऑर्गेनिज्म वेयर whose सेल लैक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। जनरल भाषा में तो यही कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ, ठीक है। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल का जनरली साइज जो होता है स्मॉल होता है, इतना लिखा हुआ 1/1 और 10 और UM के बीच में होता है। और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है जनरली लार्ज होता है और इन दोनों के बीच में होता है, 5 और 100 UM के बीच में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। और न्यूक्लियर रीजन इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यूक्लियर रीजन है यूकैरियोटिक सेल का जो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। यहाँ पर लिखा हुआ मैं नॉट, ये ध्यान रखना, नॉट सराउंडेड लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपने, ठीक है। आगे है प्रोकैरियोटिक में जो है सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में जो मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, आगे है मेम्ब्रेन बाउंड सेल आर एब्सेंट। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट होते हैं, किसमें, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो है बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बैक्टीरिया है। और उसका इसका एग्जांपल जो यूकैरियोटिक सेल है उसका एग्जांपल है प्लांट, ऑल प्लांट्स एनिमल, ओमीबा तो इस जो फेवरेट क्वेश्चन है, ओमीबा के ऊपर तक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है ओमीबा का, ठीक है।
इन्होंने पहले भी दिया हुआ है। चलो ये तो हमारा डिफरेंट हो गया। अब देखो डिफरेंट बिटवीन दिए हुए हैं यहाँ पर किसके, 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर जो होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं स्केलेटल मसल होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं और कार्डिक मसल होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप ऑफ फाइबर मसल या मसल टिश्यू कह लो इनको, जब मसल फाइबर कह लो एक ही बात है, ठीक है। इनमें डिफरेंट बिटवीन पूछा हमें, तो मैं वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। स्केलेटल सेल में जो डिफरेंट है इनका, स्केलेटल सेल किसे कह रहे हैं? कहते हैं दे आर प्रेजेंट इन लिम्स। ये लिम्स में प्रेजेंट होते हैं ये टिश्यूज़। बॉडी वाल में प्रेजेंट होती हैं, टंग में, फ्रेनेक्स में, ठीक है। तो सब बड़ा कर दूँ यहाँ पर, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर देखो फ्रेनेक्स लिखा है यहाँ पर, बिगनिंग एंड ओसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं कौन? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल का दूसरा नाम है स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। और स्मूथ मसल का दूसरा नाम है स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। और ये स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। दे आर प्रेजेंट इन द एरीज ऑफ द सेल। एरीज हमारी आइज में जो एरीज होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, यूरेटर में प्रेजेंट होते हैं, एंड ब्रोंची ऑफ द लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डिटेल में नहीं बताऊंगा एरीज कहाँ पर है, ठीक है, ये नहीं बता रहा, डिटेल में नहीं बता रहा मैं आपको। इस जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है कौन सा है? कार्डिक मसल। कार्डिक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। हमारे दिल के जो वॉल में जो प्रेजेंट होती है कार्डिक मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आगे क्या है? स्केलेटल मसल जो है, पहले स्केलेटल मसल का ही बता देता हूँ आपको। स्केलेटल मसल जो है सिलेंड्रिकल शेप होती है, अनब्रांच होती है और हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। इसे जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल जो है हमारी, उनकी शेप जो होती है स्पिंडल शेप होती है, अनब्रांच होती है और यूनिक्यूलेट होती है। इसका मीनिंग है इसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। और नेक्स्ट आखिरी में क्या है हमारा? कार्डिक मसल जो है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ब्रांच जो होती है, यूनिक्यूलेट होती है, मीनिंग हैविंग द सिंगल न्यूक्लियस। अच्छा जो हमारी कार्डिक मसल होती है वो इनवॉलंटरी होती है, जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो भी इनवॉलंटरी होती है, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो वॉलंटरी होती है, ठीक है। अच्छा आखिरी में है एक और पॉइंट है, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट। जो स्केलेटल मसल है उसमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। और किसमें और क्या है आगे? हाँ, स्मूथ मसल में लाइट डार्क बैंड एब्सेंट होता है। और लास्ट में है कार्डिक मसल में फेंट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट इसी का एक थर्ड पार्ट है 33 का, ये और करके है क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि इन्होंने पूछा है कि 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू बताओ। 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू होते हैं, पैरेंचीमा, कोलेनचीमा एंड सेक्युलरचीमा, ठीक है। ये नाम जो अजीब से नाम है, मैंने पता नहीं प्रोनाउंस ठीक किया है कि नहीं किया, ठीक है, यही नाम है इनके। तो इनमें जो डिफरेंस क्या है? एक तो सेल वॉल का डिफरेंस है दोनों में, तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों जो हैं परमानेंट टिश्यू हैं। इनमें डिफरेंट बताना हमें, तीनों में क्या डिफरेंट है। पैरेंचीमा में डिफरेंस है सेल शेप का, ठीक है। इसकी शेप जो ओवल होती है और स्फेरिकल और पॉलीगोनल शेप होती है, ठीक है, पॉलीगोनल शेप होती है, ठीक है। और कोलेनचीमा में सर्कुलर और ओवल और पॉलीहेड्रल शेप होती है। साइक्लोरचीमा में वेरिएबल इन शेप होता है, फाइबर एंड सिलिड्स होता है, ठीक है। अजीबो नाम है इनके भी, मैं ठीक कर देता हूँ इसको। हाँ, आगे है सेल वाल। सेल वाल में जो है, सेल वाल किसमें? पेरेंचीमा में। पेरेंचीमा जो सेल वाल है वो क्या है? सेल वाल जो है थिन है, ठीक है। और उसमें जो है कोलेनचीमा जो सेल वाल है, हमारे पास वो क्या है? अनइवन थिकनिंग
ऑन द सेल वॉल है, ठीक है। और आगे है सेलुलर चीमा में क्या है, लिग्निफाइड सेकेंडरी है, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है। आगे है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है कैलेंचीमा में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, पोरेंचीमा में। एक मिनट जो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, रुक जाओ। अब मैं बताता हूँ अभी आपको क्या थे हम। यहाँ पर थे साइटोप्लाज्म में जो है वो क्या है, पोरेंचीमा जो है एब्सेंट है, कोलेंचीमा जो है प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट है। और इसमें ये क्या है, ये क्या है, सेलेंचीमा में ये साइटोप्लाज्म क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। और आगे क्या है, आगे है न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है किसमें, पैरेंचीमा में, कोलेंचीमा में प्रेजेंट नहीं है और सेलेंचीमा में एब्सेंट है न्यूक्लियस। इंटरसेलुलर स्पेसिस कहाँ पर है, इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो प्रेजेंट है इसमें, किसमें प्रेजेंट है, पैरेंचीमा में प्रेजेंट है इंटरसेलुलर स्पेसिस। और इसमें एब्सेंट है किसमें, कैलेंचीमा में एब्सेंट होगी, सेलुलर में एब्सेंट है यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसिस। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन तो मेन काम है फंक्शन का, ठीक है। फूड स्टोरेज जो है किसमें है, ये फूड स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, पैरेंचीमा प्रोवाइड बॉन्सी इन हाइड्रेट फाइट्स, ठीक है। आगे है कोलेंचीमा जो है प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। आगे कौन सा है, सेलुलर जो है प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अच्छा बच्चों, इसी के साथ जो है हमारा सेक्शन सी जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। सेक्शन सी जो है हमारा ख़त्म हो गया है इसके साथ। तो हम आगे नेक्स्ट करते हैं, सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। चलो, पहुंच चुके हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में जो है क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 35 और 36 में देखता हूँ कितने क्वेश्चन है इसमें। 3 ही क्वेश्चन है, 34 से लेके 36 क्वेश्चन तक हम अभी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 सोल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 सोल्व करेंगे। 35 के 2 पार्ट है, दोनों ही सोल्व करवा दूंगा आपको, चॉइस वाला पार्ट है इसमें। और उसके बाद 36 के भी 2 पार्ट है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, ये भी सोल्व करेंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। सेक्शन डी हम सोल्व करने जा रहे हैं। 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 36। चलो बच्चे शुरू करते हैं। बच्चे ये सेक्शन डी के सोल्यूशन शुरू होने वाले हैं अब। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट 34th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये रहा पहला डिफरेंस क्या है इन दोनों में। पहला डिफरेंस है इनमें द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उसका डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जो डेफिनेशन है इसकी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट पॉइंट है इन दोनों में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों में, अभी मैं पढ़ के बताता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट डिफरेंस है इनमें, जो मास है, मास इट इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और जो वेट है, वेट इज द मेजर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। फिर बोलते हैं मास में जो नेक्स्ट डिफरेंस है थर्ड पॉइंट में, द एसआई यूनिट ऑफ मास
इज kg। जो SI यूनिट मास का क्या है kg। द SI यूनिट ऑफ यहाँ पर गड़बड़ होगी तो SI यूनिट्स ऑफ द वेट इज न्यूटन। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे अब हम। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम। एक मिनट, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर। ठीक है, जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा हर जगह पर। और जो वेट डिपेंड ऑन द इट्स लोकेशन एंड वेट इज डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेसेस। जो वेट है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, वेट जो है लोकेशन पे डिपेंड करता है और डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेसेस में। ठीक है, जो मास होता है वो क्या है, हर जगह पर क्या होता है, सेम होता है, रिमेन द सेम। मास विल रिमेन द सेम एवरीवेयर। और जो मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जो वेट है एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये हमारा डिफरेंस जो है मैंने आपको बता दिया किसका है, क्वेश्चन नंबर 34 के डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, और आपने लिख सकते हो आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द व्हाट आर द सेल ऑर्गेनल्स, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेल ऑर्गेनल किसे कहते हैं, सेल ऑर्गेनल ईच सेल एक मिनट यहाँ से करते, ईच सेल हैज गॉट अ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज अ सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ठीक है, और हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना ही एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन। हर एक सेल ऑर्गेनल का एक अपना ही एक फंक्शन होता है। ठीक है, आगे लिखा है, द सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल। सेल जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने स्पेशल फंक्शन, किसकी वजह से, ऑर्गेनल्स की वजह से। ठीक है, ऑर्गेनल्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल ही हैं। जो सेल के अंदर डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। अच्छा, पहला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का क्या काम है, इट इज द ओनली ऑर्गेनल विच सर्व एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसका काम है कि ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, आगे है गोगली ऑपरेटर्स। गोगली ऑपरेटर्स का क्या है, फंक्शन है, इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अ वेसिकल्स। ठीक है, इसका फंक्शन है स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, सेल के अंदर पैकेजिंग करना और सिक्रीशन करना। ठीक है, आगे है माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है लाइजोसोम्स। नेक्स्ट का क्या है, लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम का फंक्शन क्या है, दे आर द काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्लास्टिड। जो प्लास्टिड है इसका फंक्शन क्या है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना, हमें थोड़ा बहुत ही लिखना है इनके बारे में, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं मांगा गया क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन है 35 का ही जो है ऑप्शनल क्वेश्चन कौन सा है, ये है 35 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लेड बाय द लाइजोसोम्स। लाइजोसोम को अब डिटेल में पूछा गया है कि लाइजोसोम्स क्या क्या रोल है सेल के अंदर, वेयर दे आर टर्म्ड। आगे पूछा गया है वेयर
दे आर टर्म एज ए सुसाइडल, वाई लिखा है यहाँ पर, वाई लिखना था, वाई दे आर टर्म एज ए सुसाइडल बैग्स, हाउ डू दे परफॉर्म देयर फंक्शन, इनको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, उनका रोल और फंक्शन क्या है, ठीक है। ये देखो, रोल एंड द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स क्या है, दे आर अ काइंड ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल लाइक बैक्टीरिया एज वेल एज द वोन आउट द सेल ऑर्गेनल, ठीक है। आगे है, इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ठीक है। वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज ए सुसाइडल बैग्स, ये दो हिस्सों में लिखा है इनका आंसर मैंने। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के में सेल के डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. Therefore, lysosome also known as the suicidal bag of the cell. जिसकी वजह से हम इसको suicidal bag कहते हैं, उसका रीज़न मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। एकदम करेक्ट रीज़न है ये। आगे है 35th का, ये सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 35th क्वेश्चन का, व्हाट हैपन टू द ड्राई राइसिन, ठीक है। ग्रेप्स जब ड्राई होते तो उसको हम कहते हैं राइसिन। व्हेन दे प्लेस इन द वाटर, समटाइम जब राइसिन को जब ड्राई राइसिन को हम प्लेन वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जब हम राइसिन को क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, ये पूछ रहे हमसे क्वेश्चन में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो वाटर जो है किस तरह से करता है, ओबे करता है, डिफ्यूजन का लॉ ओबे करता है, ठीक है। क्या करता है, डिफ्यूजन का लॉ ओबे करता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल मेंबर कॉल्ड ऑस्मोसिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ये वाटर जो है ऑस्मोसिस का ऑस्मोसिस दिखाता है कि ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। कैसे दिखाता है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं, एक होते हैं एंड ऑस्मोसिस, एक होते हैं एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस कब होता है, जब हम ड्राई रेसिन को प्लेन वाटर में डालते हैं और ईच रेसिन गेन अ वाटर एंड स्वेल ड्यू टू द एंड ऑस्मोसिस। हाउएवर व्हेन प्लेस इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इट लूसेस द वाटर। इट कौन लूज करता है, वाटर। जब उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तो राइसिन जो है वो वाटर लूज कर जाता है, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक भी कर जाता है राइसिन ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है और देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में इन्होंने। डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, एंड सस्पेंशन एंड कोलाइड इन अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड का डिफरेंस बताना है। किन फीचर्स के आधार पर, स्टेबिलिटी के आधार पर, फिल्टरेबिलिटी के आधार पर, जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर के आधार पर, इनका डिफरेंस बताना हमें, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ट्रू सोल्यूशन। हमारे पास ट्रू सोल्यूशन जो है, ट्रू सोल्यूशन स्टेबल रहती है, ट्रू सोल्यूशन स्टेबल होती है। और पहले ट्रू सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ आपको। ट्रू सोल्यूशन जो है स्टेबल रहती है और ये ट्रू सोल्यूशन जो है उसके पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। उनके पार्टिकल जो है सेपरेट नहीं हो पाते, हम सेपरेट नहीं कर सकते उस पार्टिकल को उनके बाय फिल्ट्रेशन। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या है, ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या है, सस्पेंशन। जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल सोल्यूशन है, ठीक है, जिसके जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सेटल डाउन होते हैं। जब हम उसको एक रखेंगे को 2-4 मिनट के रखेंगे तो उसके जो सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल अपॉन कीपिंग, ठीक है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सस्पेंशन है उसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम उसको
क्या कर सकते हैं, क्या है, हाँ सस्पेंशन को हम, जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी है, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आगे है कोलाइड। कोलाइड जो है स्टेबल सॉल्यूशन होती है, ठीक है। पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स है कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये, बट कैन बी अपीयर एज ए होमोजीनियस मिक्सचर। हम इसको होमोजीनियस के तरह दिखता है ये, मगर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है बच्चे ये, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि गिव द एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि गिव द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हाउ विल यू प्रिपेयर द 10% ग्लूकोज बाय द मास ऑफ इन वाटर, ठीक है। इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और एक्सप्रेशन क्या है कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का। सबसे पहले हम उसमें डेफिनेशन देंगे। कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन इज ए अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ये हमने डेफिनेशन दे दी हमने उसके सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। तो उसके बाद क्या करेंगे, देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, दे आर एज फॉलोज। क्या लिखा है, उसके बाद 3 फॉर्मूले ये लिख देंगे पहले हम। पहला फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। फिर है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर है मास बाय वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज का सोल्यूशन का फॉर्मूला है, ये लिख दिया मैं यहाँ पर, ठीक है। यू कैन नोट डाउन। आगे है 10, द 10% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर। 10% ऑफ द सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय 10 ग्राम्स ऑफ द ग्लूकोज इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कैसे आया, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर कैसे आया, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ आए तो अच्छी बात है। देखो 10% बना है ना, ये 10% बना होगा तो 10/100 लिख देंगे ऐसे, इंटू 10 कर देंगे तो 10% बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो ऊपर होता है वो मास ऑफ द कंपाउंड होता है, जो सोल्यूट होता है, जो वो हमारे पास ग्लूकोज है वो 10 ग्राम लिखा हुआ, ठीक है। मैं 10% ऑफ द ग्लूकोज लिखा होगा तभी 10% आया ना। ये ग्लूकोज का मास है 10, तो नीचे 100 कैसे बनता है, 10 + 90। जो 10 है वो ग्लूकोज का मास है, जो 90 है वो वाटर का मास है। इसके कारण हमने जो है 90 जो ग्राम्स है वो वाटर का मास है तभी लिखा है। सोल्यूशन का हम पूरे टोटल ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं नीचे हम, ठीक है। तो ये हमने, ये हो गया हमारा, क्योंकि ये कैसे आया ये आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। तो लास्ट सेक्शन हमारा ई सेक्शन। बच्चों ये जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई है, ये लास्ट सेक्शन है इस क्वेश्चन पेपर का, लास्ट सेक्शन है। वो इसमें 3 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करूँगा, ठीक है। इसमें एक पैराग्राफ दिया होता है और इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलो हम सोल्व करता हूँ आपको ये सारे 37, 38 क्वेश्चन और 39, ठीक है। एक बार चेक कर लो, नज़र मार लो आप, ये सब क्वेश्चन जो है मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ, ये वाले, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है अभी आ रही हैं, ये वाले देखो यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन जो है 38 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन का, ये 39 के ये क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों ये रहा है क्वेश्चन सेक्शन ई हमारा। सेक्शन ई जो है अब मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा, ठीक है बच्चों। ये सेक्शन ई है। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है 37th क्वेश्चन है, विच टिश्यू हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो हमें सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट में होता है, हेल्प करता है। लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम टिश्यू जो है हेल्प करता है इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये 37 का पहले पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्ट होते हैं इसके हर एक क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट है 37 का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपके सामने, इन व्हाट रीजन द प्लांट डज, इन व्हाट रीजन ऑफ द प्लांट डज द इंटर कैलरी मेरिस्टेम ग्रोथ अकर्स। किस रीजन में जो है
इंटर कैलरीज मेरिस्टेम ग्रोथ अकर होती है एट इंटरनोड्स ऑफ द बेस और द बेस ऑफ द लीव्स प्लांट्स इंटर कैलरी मेरिस्टेम ग्रोथ अकर्स इट इंक्रीजेज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। क्या इंक्रीज करते हैं? बिटवीन द नोड्स, बीच में लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, वेयर डज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मोस्टली फाउंड इन प्लांट। ये कहाँ पाया जाता है? मेरिस्टेमिक टिश्यू मोस्टली फाउंड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसी थर्ड पार्ट का ही ऑप्शनल क्वेश्चन है। वाई कैम्बियम इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम को लैटरल मेरिस्टेम क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट प्रेजेंट एट द लैटरल साइड ऑफ द स्टेम ऑन रूट एंड इंक्रीजेज द गिर्थ। ठीक है, इसके कारण इसको लैटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा ये, वाई द बी कीपिंग, बी होती है मधुमक्खी, बी कीपिंग शुड बी डन इन द गुड पैस्चरेज। बी कीपिंग को गुड पैस्चरेज में क्यों किया जाता है? क्योंकि वैल्यू एंड द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड ऑन द अपॉन द पैस्चरेज। द फ्लावर अवेलेबल टू द बी फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग है जो वैल्यू जो है क्वालिटी की किस पे डिपेंड है? पैस्चरेज में। पैस्चरेज का मीनिंग जो फ्लावर अवेलेबल है बी के लिए वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, जिसके कारण जो है और वो गुड पैस्चरेज जो वो हनी जो है अच्छी हनी होगी उसके पास। ठीक, कलेक्शन में हनी कलेक्शन जो होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज हनी बी हेल्प इन पॉलिनेशन। विच टाइप ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट द हनी बी। यस, हनी बी हेल्प इन पॉलिनेशन, ब्राइट कलर फ्लावर अट्रैक्ट द हनी बी। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंशन द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द हनी बी। हनी और वैक्स जो है ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं हम हनी बी से ऑब्टेन करते हैं। विच इज़ द बेस्ट सीजन फॉर द बी हाइव। बी हाइव मधुमक्खी के छत्ते बनाने के लिए कौन सा सीज़न सबसे अच्छा है? स्प्रिंग सीज़न सबसे अच्छा होता है मधुमक्खियों को छत्ता बनाने के लिए, और वहाँ से हम नेक्टर भी इकट्ठा करते हैं हनी। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 39 का फर्स्ट पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या है? सल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज। डिस्पर्शन मीडियम क्या है? द कंपोनेंट इन द विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज ए डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, इसका इतना ही है। ठीक है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के एक मास का है, हमने एक ही देना है इसको। ठीक है, डिफरेंस एक ही दिखना है। ठीक है, आगे है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस व्हेन दे आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? इन दिस मिक्सचर द सब्सटेंस रिमेन द सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर वन substance and one substance separate to the out the other tiny particles। इसके होमोजीनियस का एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर, और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। अच्छा, व्हाट इज इमल्शन? इमल्शन भी एक क्या है? कोलाइड है जो कि टू और मोर नॉन होमोजीनियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर से बनी है। और इसमें क्या होता है? One of the liquid contain the dispersion of the another different form of the liquid। दोनों ही लिक्विड होते हैं, इसकी डिस्पर्स फेज में भी लिक्विड होता है और डिस्पर्शन फेज में भी लिक्विड ही होता है। इसका एग्जांपल जो है इमल्शन का एग्जांपल है मिल्क एंड फेस क्रीम। आगे क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास जो ये दोनों जो एग्जांपल है किसकी हैं?
सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ बच्चों जो है क्वेश्चन पेपर पूरा ही ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।